चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 की शुरुआत करेंगे। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा साहब? फाउंड्री क्या होता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न पढ़ा, कोर क्या होता है, मोल्ड क्या होता है, कास्टिंग क्या होता है ना, कितने तरह के पैटर्न्स होते हैं, ये सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पैटर्न को किस किस मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, पहला है आपका वुड या और वुड प्रोडक्ट, यानी लकड़ी से भी बनाया जाता है पैटर्न को, मेटल से बनाया जाता है, एलॉयज से बनाया जाता है, प्लास्टर से बनाया जाता है, प्लास्टिक से बनाया जाता है, रबड़ से बनाया जाता है, और आपका वैक्स यानी मोम, उससे भी पैटर्न बनाया जाता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किस मटेरियल का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, सबसे पहला है साहब लकड़ी, है ना, वुड। देखिए लकड़ी से अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो इसका एडवांटेजेस क्या है, ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, बहुत आसानी से इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। लकड़ी बहुत सस्ता भी होता है, इसको हम लोग आसानी से कट करके किसी भी शेप का पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, है ना। लकड़ी को में क्या कर सकते हैं, ग्लूइंग कर सकते हैं, यानी कि चिपका सकते हैं, अलग अलग भाग को काट के आसानी से चिपका के एक बढ़िया सा पैटर्न बना सकते हैं, है ना। लकड़ी को बेंड किया जा सकता है, कर्व किया जा सकता है। ठीक है, लकड़ी पर घिसाई करके बहुत आसानी से उसको स्मूथ सरफेस, है ना, में बदला जा सकता है। ठीक है साहब, तो जब स्मूथ पैटर्न होगा तो जो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो भी तो काफी स्मूथ होगा ना साहब। ठीक है, और लकड़ी को हम लोग स्टोर करके भी लंबे समय तक रख सकते हैं जब उसको हम ट्रीटमेंट करके रखेंगे, है ना, जैसे सिलेक या फिर और भी आपने देखा होगा अगर आपके घरों में लकड़ी का कोई फर्नीचर इस्तेमाल होता है ना, तो उस पर क्या होती है, कोटिंग की जाती है ना, और जब हम लोग कोटिंग करते हैं सिलेक की तो वो काफ़ी लंबे समय तक वो टिकता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है ना साहब। बहुत आसान है लकड़ी के बारे में। उसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, ये आसानी से मॉइस्चर को कैप्चर कर लेता है, नमी को सोख लेता है लकड़ी, और लकड़ी अगर नमी को सोखेगा तो उसका शेप एंड साइज दोनों ही चेंज हो जाता है या नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए लकड़ी में कुछ मॉइस्चर है और गर्मी के दिनों में मान लीजिए लकड़ी से मॉइस्चर उड़ गया तो क्या होगा, अगेन लकड़ी श्रिंक करेगा, सिकुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा, गेटिंग और नॉट, तो क्या होगा, लकड़ी का साहब शेप और साइज दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही हम लोग सावधानी से लकड़ी का पैटर्न बनाते हैं। ये डिपेंड करता है ना कि आप किस चीज़ के लिए, किस चीज़ का प्रोडक्शन के लिए आप लकड़ी का पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग सैंड में करते हैं, डैम्पिंग सैंड में मोल्ड बनाने के लिए। तो डैम्पिंग सैंड में जब हम मोल्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे लकड़ी के पैटर्न का, तो देखिए बालू में भी कहीं ना कहीं नमी होती है। तो जैसे ही पैटर्न डालेंगे हम लोग बालू में तो क्या होगा, सैंड में, मोल्डिंग सैंड में, तो क्या होगा कि जो मॉइस्चर होगा आपका सैंड में वो लकड़ी क्या करेगा, उसको खींच लेगा, और अगेन वो क्या हो जाएगा, वार्प, यानी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ना। प्रॉब्लम है ना। तो लकड़ी में बस यही प्रॉब्लम है कि आसानी से मॉइस्चर को सोख लेता है, और क्या होगा गर्मी के दिनों में या ज़्यादा तापमान पर ये मॉइस्चर को क्या करता है, वेपराइज भी कर देता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, लकड़ी का शेप एंड साइज चेंज होता है, और अगर लकड़ी का शेप एंड साइज चेंज हुआ साहब तो क्या होगा, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं उसमें एरर आ सकता है ना, उसमें डिफेक्ट आ सकता है। सबसे जो इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है पैटर्न बनाने के लिए वो कौन सी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, टीक वुड का इस्तेमाल किया जाता है, TEAK, टीक वुड। ठीक है साहब, बहुत आसान है ना। वुड है, वुड के बारे में लिख लीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे पैटर्न बनाने के लिए, मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेटल्स पर मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता था। इससे पहले हमने लकड़ी पढ़ा, तो लकड़ी में, वुड में क्या होता था, मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। मॉइस्चर के कारण जो पैटर्न बनाते थे लकड़ी का उसके शेप और साइज में चेंजेस आते थे। लेकिन मेटल्स में क्या होता है या एलॉयज़ में क्या होता है, इसके ऊपर मॉइस्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक ये क्या होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, आप घर में जब छत की ढलाई होती है तो इस्तेमाल करते हैं ना प्लाईवुड का या फिर लकड़ी का पटरा का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। आप देखिएगा कि अगर पटरा मुड़ गया होगा ना तो क्या होता है, छत की ढलाई जो होती है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कि नहीं। लेकिन वो बहुत आसान है सेटिंग करना, फिर उसको निकालना। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करेंगे पैटर्न बनाने के लिए तो ये सबसे अच्छा होता है।
लेकिन ये कॉस्टली भी होता है, इसको इनिशियली बनाना काफ़ी महंगा भी होता है ना साहब। तो इससे क्या होता है, मेटल्स का जो पैटर्न बनता है इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर मशीन के पार्ट्स को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, हमने लिखा है मेटल पैटर्न्स डो नॉट चेंज देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू मॉइस्ट कंडीशन। और क्या है, इट इज़ फ्री फ्रॉम वार्पिंग। वार्पिंग मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा बेंट कर्व नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखें, लकड़ी को अगर आप लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे तब तो उसका शेप साइज चेंज हो जाता है, और मेटल्स का नहीं होता है। मशीन मोल्डिंग में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है, इसकी ड्यूरेबिलिटी बता चुका हूँ, लंबे समय तक चलेगा, और ये स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत भी होता है, जिससे हम लोग बहुत सारा मशीन का पार्ट्स बना सकते हैं आप सिंगल पैटर्न से। अलग अलग मेटल और एलॉयज़ का इस्तेमाल किया जाता है साहब। एक तो कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्रास पढ़ा चुके हैं, ब्रास का मतलब होता है पित्तल जो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, वाइट मेटल का इस्तेमाल होता है। ये सारे मेटल एंड एलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्लास्टिक, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक से भी हम लोग पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जो जनरली यूज्ड प्लास्टिक है वो इपॉक्सी है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, पॉलिस्टर, रेजिन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सारे प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पैटर्न बनाने के लिए। देखिए, एक तो प्लास्टिक हल्का होता है ना, और बहुत स्ट्रांग भी होता है। और प्लास्टिक से बनाए हुए पैटर्न का जब हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही स्मूथ सरफेस मिलेगा, बहुत ग्लॉसी सरफेस, ग्लॉसी का मतलब चमकदार सरफेस मिलता है ना। इसमें और एक चीज़ है कि इसमें पानी का कोई असर नहीं है, मॉइस्चर का कोई असर नहीं है, इसमें जंक नहीं लगेगा, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है। इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी शेप एंड साइज़ भी बहुत एक्यूरेट होती है, चेंज नहीं होती है वेदर के साथ। और हमने बता चुका हूँ कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्व नहीं करता है प्लास्टिक। ठीक है, दो तरह के प्लास्टिक ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पढ़े भी हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको मेल्ट करके हम लोग फिर से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं बार बार। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा होता है जो सिंगल टाइम यूज़ है, एक बार आपने मेल्ट करके अगर एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को अगर आप चाहेंगे मेल्ट करके किसी और प्रोडक्ट में ढालना, कोई और प्रोडक्ट का निर्माण करना, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। जैसे स्विच है, आपका स्विच बोर्ड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बेकेलाइट और मेलामिन का बनती है, जो कि थर्मोसेटिंग है। और थर्मोप्लास्टिक में आपका प्लास्टिक बॉटल हो गया, है ना, और भी बहुत सारे आपके थर्मोप्लास्टिक हैं जिसको हम लोग मेल्ट करके बार बार नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कॉमनली यूज्ड मटेरियल जो है थर्मोप्लास्टिक में पैटर्न बनाने के लिए वो पॉलीस्टीरीन का करते हैं, याद रखिएगा पॉलीस्टीरीन। और थर्मोसेटिंग में इस्तेमाल करते हैं कॉमनली यूज्ड मटेरियल इज इपॉक्सी रेजिन। ठीक है, रबर का भी इस्तेमाल होता है पैटर्न बनाने के लिए, बहुत कम होता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है सिलिकॉन रबर, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए प्लास्टिक। नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, वैक्स है, इस दोनों को ख़त्म करेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल फाउंड्री में किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है जिप्सम, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग पैटर्न बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, डायमेंशनल एक्यूरेसी है, इसमें बहुत एरर के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। कॉम्प्लेक्स और जो छोटे मोटे है ना इंट्रिकेट शेप्स होते हैं, इसको हम लोग बना सकते हैं इससे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि इट कैन नॉट बी ईजिली फैब्रिकेटेड, इसको हम किसी भी शेप में बहुत आसानी से ढाल नहीं सकते हैं जिप्सम को। ठीक है, और लास्ट है वैक्स। वैक्स को हिंदी में मोम बोलते हैं। मोम का भी इस्तेमाल होता है पैटर्न बनाने के लिए। सबसे ज़्यादा मोम का इस्तेमाल होता है आपका वैक्स का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, है कि पहले हम लोग वैक्स से एक पैटर्न बनाते हैं और पैटर्न को बाहर से हम लोग क्या करते हैं, सेरामिक मटेरियल से कोटेड कर देते हैं, यानी कोटिंग कर देते हैं। और कोटिंग करने के बाद क्या होगा, जब हम लोग सेरामिक मटेरियल को सूख जाएगा, उसको हीटिंग करेंगे तो अंदर का जो मोम होगा वो गल जाता है, और गलने के बाद एक कैविटी बना देता है। जिस सांचा में हम लोग बनाए थे वो सांचा अंदर में बन जाएगा, कैविटी बन जाएगा। फिर उसमें हम लोग मोल्टन मेटल को डालेंगे
और उसके बाद ठंडा होने के बाद सेरामिक को तोड़ देते हैं, तो अंदर का जो मोल्टन मेटल है जिस शेप का हम बनाए थे पैटर्न वैक्स की मदद से, उस शेप का हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। डिटेल में बताएंगे जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी होता है आपका वैक्स की मदद से हम लोग जब पैटर्न बनाते हैं। क्यों होता है ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस? बिकॉज ऑफ दिस सेरामिक मटेरियल जो कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं वैक्स के ऊपर में, ठीक है। चलिए साहब, करंट भी कट गया है, कोई बात नहीं। और यहाँ पर आपका जो है पैटर्न का जो सेक्शन है साहब वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अलावेंस। कितने तरह के अलावेंस होते हैं, लेकिन कब पढ़ेंगे साहब? करंट आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अलावेंस। देखिए हमने पैटर्न की बात की थी, अब अलावेंस क्या होता है? अलावेंस साहब आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमको एक मार्कर बनाना है और इस मार्कर को हम बनाएंगे मान लीजिए कास्टिंग के मदद से, तो डेफिनेटली हमको पैटर्न की ज़रूरत होगी, है ना साहब। और जब पैटर्न की ज़रूरत होगी, अगर हम सेम साइज का पैटर्न लें, फिर जब मार्कर बनेगा तो वो पैटर्न से छोटा बनेगा ना साहब, लेकिन हमको तो चाहिए इस साइज का, तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा अलावेंस देंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल का उपयोग करके जो पैटर्न होगा, जो सांचा होगा, उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, सो दैट कि आपको जिस शेप जिस साइज का प्रोडक्ट चाहिए उसी साइज का आपको बन के मिलेगा। गेटिंग और नॉट? तो अलावेंस का मतलब क्या होता है कि पैटर्न को कभी भी एग्जैक्टली सेम साइज में नहीं बनाया जाता है जिस साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मटेरियल और डायमेंशनल वेरिएशन प्रोवाइडेड ऑन अ पैटर्न टू कंपनसेट फॉर चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, है ना। जब आप कास्टिंग करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, शेप और साइज में चेंज होता है जैसे जैसे आपका कास्टिंग ठंडा होता है ना। मोल्टन मेटल क्या होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा वो श्रिंक होगा, सिकुड़ेगा, है ना, अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है। जब भी हम लोग कूलिंग होगा, जब ठंडा होगा, है ना, तो फिर अलावेंस क्या करता है, फाइनल कास्टिंग को डिजायर्ड डायमेंशन में, जो डायमेंशन में आपको बनाना है प्रोडक्ट को, अलावेंस मदद करता है एक्यूरेट डायमेंशन में प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना साहब। 5 कैटेगरीज होते हैं अलावेंस के, श्रिंकेज अलावेंस, ड्राफ्ट अलावेंस, मशीनिंग अलावेंस, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलावेंस, एंड 5th वन इज रैपिंग और सेक अलावेंस। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अलावेंस मतलब समझ गए ना, एक्स्ट्रा जगह, एक्स्ट्रा मटेरियल का उपयोग करके पैटर्न को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि कास्टिंग जब सॉलिडिफाई होगा तो उसका शेप क्या होता है, श्रिंक होता है ना, उसके शेप में चेंजेस आते हैं ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलावेंस हम लोग हर पैटर्न में देते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे हर पैटर्न, हर अलावेंस के बारे में क्या है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे श्रिंकेज अलावेंस। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। जब भी हम लोग पैटर्न की मदद से कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं कास्टिंग के मदद से, तो जिस शेप का हम बनाना चाहते हैं, अगर उसी शेप का हम पैटर्न लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल साइज होगा प्रोडक्ट का वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि कास्टिंग के बाद क्या होता है, जैसे जैसे कास्टिंग ठंडा होगा वो श्रिंक करेगा। और मान लीजिए हमको चाहिए मान लीजिए हमको इस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए, है ना, तो श्रिंक होने के बाद हो सकता है कि ये थोड़ा सा छोटा हो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, गेटिंग और नॉट, तो फिर तो ये डिफेक्ट हो जाएगा ना साहब, फिर तो ये जो जिस शेप और जिस साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग पैटर्न को क्या करते हैं, पहले से ही थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये दिमाग में रखकर कि कास्टिंग में जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो वो छोटा होगा, श्रिंक होगा, और फिर से ऑटोमेटिक जिस शेप और जिस साइज का प्रोडक्ट चाहिए हमको वो मिल पाएगा, है ना। यही होता है श्रिंकेज अलावेंस। श्रिंकेज अलावेंस में क्या करेंगे, पैटर्न को ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। एज मेटल सॉलिडिफाइज एंड कूल्स इट श्रिंक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन साइज। इसी को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, पैटर्न इज मेड लार्जर देन द फिनिश्ड कास्टिंग बाई मीन्स ऑफ श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन अलावेंस। अलावेंस को हम लोग परसेंटेज में कंसिडर करते हैं, ठीक है।
लिक्विड श्रिंकेज रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन वॉल्यूम। कभी, क्योंकि जब आप मोल्टेन मेटल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, श्रिंक होगा, और जब श्रिंक होगा तो उसका वॉल्यूम भी घटेगा, है ना। सो मेटल चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। जब भी मेटल लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है साहब, तो उसका जो शेप एंड साइज है, उसका जो वॉल्यूम है वो घटता है, ठीक है। ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है? देखिए, ड्राफ्ट अलाउंस क्या होगा ना कि मान लीजिए हमको एक गमला बनाना है, गमला, और मान लीजिए हम इस रेक्टेंगुलर शेप का या क्यूबिकल या क्यूबॉइडल शेप का अगर हम लोग गमला बनाते हैं तो कास्टिंग तो कर दिए, चलिए हमने पैटर्न बनाया इस शेप का और उसमें कास्टिंग कर दिया, लेकिन जब कास्टिंग प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे तो हो सकता है कि उसका एजेस जो होता है, यानी जो किनारा है, वो निकालने के समय में टूटने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पैटर्न बनाते हैं वो थोड़ा सा टेपर्ड बनाते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा क्या बनाते हैं, टेपर्ड बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि जब भी हम लोग निकालेंगे फाइनल प्रोडक्ट को कास्टिंग के बाद, तो हमारा किनारा जो है वो टूटेगा नहीं, बहुत स्मूथली वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही है। तो इसी को देखिए, ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, और ये हमने हल्का सा टेपर्ड किया, तो ये जो खाली जगह बच रहा है इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट अलाउंस, ठीक है। व्हेन अ मोल्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैटर्न, जब भी हम लोग पैटर्न से मोल्ड को खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो देयर इज ऑलवेज सम पॉसिबिलिटी ऑफ इंज्यूरी एट द एजेस। किनारा हमेशा टूटने का खतरा बना हुआ होता है। सो इसको हम लोग कैसे घटा सकते हैं, वर्टिकल सरफेस को थोड़ा सा नीचे पर ड्राफ्ट देकर, ठीक है ना। जब भी हम लोग थोड़ा सा ड्राफ्ट देंगे तो बहुत आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसी जब हम लोग दिस स्लाइट टेपर्ड इनवर्ड ऑन द वर्टिकल सरफेस ऑफ द पैटर्न इज कॉल्ड ड्राफ्ट। इसी को हमने क्या किया है, देख रहे हैं ना, नंबर ए और नंबर बी में क्या फर्क है। ये पूरा क्या है, अब देखिएगा, ये जो सरफेस है ये पूरा क्या है, स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर सरफेस क्या है, देखिए हल्का सा इंक्लाइंड है, अंदर की तरफ इंक्लाइंड है ना, सो दैट कि हम लोग एजेस को टूटने से बचा सकें ड्राफ्ट अलाउंस देकर। ये है आपका ड्राफ्ट अलाउंस। इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस का मतलब होता है साहब घिसाई। जब कास्टिंग करके जो प्रोडक्ट को आप निकालें, तब उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा अलाउंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमको घिसाई करना है, और घिसाई करके उसको प्लेन करना होता है। मान लीजिए जिस शेप का हमको चाहिए प्रोडक्ट, उसी शेप का कास्टिंग करके बना दिए, और जैसे ही घिसाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, है ना साहब। तो हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा थिकनेस, वो 0.1 mm भी हो सकता है, 0.2 mm भी हो सकता है, ये बढ़कर 10 mm भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोवाइड करते हैं हम लोग किस पर, कास्टिंग जब भी हम लोग करते हैं, सो दैट कि कास्टिंग के बाद जब हमको प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और जब उसकी हम घिसाई करेंगे, स्मूथ करेंगे, प्लेन करेंगे सरफेस को, तो उसमें भी कुछ मेटल क्या होता है, रिमूव होता है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग अलाउंस देते हैं। देखिए, रफ सरफेस हो सकता है कि आप प्रोडक्ट जो हो उसका सरफेस रफ हो, लेकिन उसको फिर हम लोग मशीनिंग करके प्लेन करेंगे। ऑफ कास्टिंग दैट हैव टू बी मशीन्ड आर मेड 2 डायमेंशन समवट ओवर दोज इंडिकेटेड ऑन द फिनिश्ड वर्किंग ड्राइंग। जब भी ड्राइंग होता है तो ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब भी आप पेपर पर ड्राइंग करेंगे तो 2 डायमेंशन ड्राइंग होगा ना, तो उस पर हम लोग एक्स्ट्रा थिकनेस को भी दिखाते हैं ड्राइंग में, है ना, क्योंकि हमको फिनिशिंग करना है, बाद में मशीनिंग करना है। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेटल प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस टू बी मशीन्ड इज कॉल्ड मशीन फिनिश्ड अलाउंस, एंड द एजेस ऑफ दिस सरफेस आर इंडिकेटेड बाय ए फिनिश मार्क बी और एफ, ठीक है। जब भी हम लोग जहाँ पर प्लेन किए, जहाँ पे घिसाई किए, जहाँ पे हम लोग सरफेस को स्मूथ बनाएं, तो ड्राइंग में उसको कैपिटल बी और कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। चौथा है डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सॉलिडिफिकेशन के समय में मान लीजिए हमको इस तरह का रिक्वायर्ड शेप ऑफ कास्टिंग चाहिए, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होगा, सॉलिडिफाई होगा, हो सकता है ये टेढ़ा हो जाए, जिसको बोलेंगे कैम्बर्ड पैटर्न, हो सकता है इस तरीके से टेढ़ा हो जाए, इसको बोलेंगे डिस्टॉर्टेड पैटर्न। तो हम लोग अलाउंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि हमको जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट मिले वो इसी शेप में मिले, ठीक है ना। सम कास्टिंग बिकॉज ऑफ देयर शेप, साइज एंड टाइप ऑफ मेटल टेंड टू वार्प और डिस्टॉर्ट ड्यूरिंग द कूलिंग पीरियड। ठंडा करने के दरमियान में क्या होगा, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तो जिसके कारण क्या होगा, अनइवन श्रिंकेज
कहीं पर ज़्यादा श्रिंक हो गया, कहीं पे कम श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। और मेटल का थिकनेस भी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाता है, गेटिंग और नॉट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा बेंट बनाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट कि ये हमारा कैम्बर्ड को और डिस्टॉर्शन को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, ठीक है। इसी फीचर को हम लोग बोलेंगे डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलावेंस, ठीक है। मान लीजिए कि लकड़ी है, लकड़ी एक सीधा लकड़ी जो पूरा गीला है, काफ़ी मॉइस्चर है उसमें, और धूप में रख देंगे, जब वो सूखेगा तो देखिएगा बेंट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अगर हमको उसको सुखाना ही है तो क्या करेंगे, एक बढ़िया सा पैटर्न लेंगे और पहले से ही हम लोग क्या करेंगे, उसमें डिस्टॉर्शन और कैम्बर्ड अलावेंस को प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हमारा मॉइस्चर भी निकल जाए और वो बेंट भी ना हो, ठीक है। तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या, अलग अलग मेटल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। अलावेंस पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड रैपिंग और सेक अलावेंस, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा साहब, ठीक है, इतना लिख लीजिए। रैपिंग और सेक अलावेंस, रैपिंग और सेक अलावेंस में क्या होता है, जब हम पैटर्न को मोल्ड से निकालते हैं तो निकालने के दरमियान कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका मोल्ड कैविटी हो वो थोड़ा सा कहीं फैल ना जाए जब पैटर्न को निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर फैल जाएगा तो फिर कास्टिंग का शेप गड़बड़ हो जाएगा ना, हो सकता है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या मान लीजिए कहीं से बालू जो है भसक गया है साहब, बालू कहीं से मान लीजिए कि थोड़ा सा खिसक कर गिर गया, तो फिर तो आपका क्या होगा, जब आप मोल्टेन मेटल डालेंगे और जब सॉलिडिफाई होकर प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा तो देखेंगे उसमें तो डिफेक्ट है साहब। तो ये डिफेक्ट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेपिंग और सेक अलावेंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ द पैटर्न, जब पैटर्न को निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, द डायमेंशन ऑफ मोल्ड कैविटी मे गेट इंक्रीज्ड, है ना। खतरा होता है कि कहीं आपका जो मोल्ड का जो कैविटी है, जो पैटर्न की मदद से बनाए हैं सैंड में, वो साहब कहीं फैल ना जाए, कहीं चौड़ा ना हो जाए। सो टू मेक द कास्टिंग यूनिफॉर्म एंड ट्रू टू द पैटर्न, रैपिंग और सेक अलावेंस इज प्रोवाइडेड टू द पैटर्न, है ना, making the pattern slightly smaller than the actual size to compensate for the wrapping or of the mold. Here pattern dimension is smaller than the final casting, है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न को थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, जिस साइज का हमको प्रोडक्ट चाहिए साहब, उससे हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, क्योंकि पैटर्न को जब हम डालेंगे और निकालेंगे इस दरमियान में क्या होगा, मोल्ड कैविटी थोड़ा बड़ा हो सकता है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेक अलावेंस और रैपिंग अलावेंस। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा फाउंड्री क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, कितने तरह के पैटर्न होते हैं, अलावेंस क्या होता है, अलावेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग मोल्ड कैविटी में, है ना, कितने तरह के अलावेंस होते हैं, हमने पढ़ा बारीकी से। इसको हम वीडियो के माध्यम से भी आपको डिटेल नॉलेज देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास नोट्स होना चाहिए और थोड़ा बहुत तो जानकारी होना ही चाहिए जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स मोर देन सफिशिएंट है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो भी, है ना, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, आप कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है साहब। तो आशा करते हैं कि आप इन चीज़ों को बढ़िया से अपने कॉपी में लिखेंगे, इसे रिवाइज करेंगे और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। यूनिट 1 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ेंगे मोल्डिंग सैंड के बारे में, कितने तरह का मोल्डिंग सैंड होता है, सबके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आप चैप्टर 1 को आप कंप्लीट कीजिए, है ना, और रिवीजन कीजिए टाइम टू टाइम, सो दैट ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहे साहब, ठीक है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।